हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल हिस्ट्री विद डॉक्टर धर्मेंद्र तिवारी। आज मैं आपसे प्री मौर्यन युग, पूर्व मध्य, पूर्व मौर्य युग पर बात करूंगा। और प्री मौर्यन एज, वैदिक एज के बाद, वैदिक युग के बाद मौर्य युग के बीच में जितने इवेंट हुए, जो भी प्राचीन भारतीय इतिहास में जो भी घटनाएं रही, उन पर ये युग काफी महत्व रखता है। सेकंड अर्बनाइजेशन का टाइम है ये, 6th सेंचुरी बीसी। और इसमें 16 महाजनपदों के बारे में, जो उत्तर भारत से दक्षिण भारत को छूते हुए 16 महाजनपदों का विस्तार हुआ। और 16 महाजनपद फिर 4 महाजनपदों में बदले। 4 महाजनपद से एक महाजनपद मगध पूरे भारत के साम्राज्य का केंद्र बना। उन पर बात करते हुए उनकी शुरुआत प्री मौर्य युग से होती है, जिसे बुद्ध युग भी कह सकते हैं। इसका वीडियो मेरे इस लिंक पर हिस्ट्री विद डॉक्टर धर्मेंद्र तिवारी पर पड़ा हुआ है। इसके बाद मगध का उत्कर्ष, राइज ऑफ मगध। मगध पे किन राजवंशों ने राज्य किया? मगध पर मौर्यों के आने के पहले हर्यंक वंश, हर्यंक डायनेस्टी, शैशुनाग डायनेस्टी और नंद डायनेस्टी ने राज्य किया। इनका एक रूल टाइम रहा। इतने इस बीच में 3 राजवंशों के कई राजाओं ने राज्य किए भारत पर, और बहुत कुछ इतिहास इस बीच में बदल गया प्राचीन भारत का। ये सारी बातें उत्तर भारत के आसपास चल रही थी, उत्तर भारत में चल रही थी। उत्तर भारत का जो नॉर्थ वेस्ट पार्ट है, उत्तर पश्चिम भाग है, वहां पर अलग से कुछ स्थितियां बनी हुई थी। आज हम उस पर बात करेंगे। इधर मगध का उत्कर्ष हो रहा था उत्तर भारत में। नंद वंश में महापद्मनंद, एकराट की उपाधि रखने वाले महापद्मनंद राज्यों का विस्तार करते हुए, मगध को केंद्र बनाते हुए, पाटलिपुत्र की राजधानी बनाते हुए, जिस तरह से विस्तार इन्होंने किया था पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण तक। लेकिन पंजाब, हरियाणा, सिंध, पंजाब और सिंध का जो प्रदेश था, वहां पर छोटे छोटे गणराज्य थे। डॉक्टर हेमचंद्र राय चौधरी जी का मानना है कि वहां पर उस समय 28 गणराज्य थे। गणराज्य कहें या उनको ट्राइब्स कहें, 28 ट्राइब्स। और वो जनजातियां जो थी, स्वयं में अपने को राजा कहते थे, और सबकी अपनी अपनी प्रतिस्पर्धा थी एक दूसरे से, और एक दूसरे को अपने में मिलाने की कोशिश में हमेशा उस होड़ में लगे रहते थे। इन सब का फायदा उठाते हुए खैबर पास से काबुल की तरफ से हिंदुकुश पर्वत पार करते हुए विदेशियों के आक्रमण भारत पर शुरू हो गए। और उनमें पहला विदेशी आक्रमण था हखामनी आक्रमण, पर्शियन इन्वेजन, पारसिक आक्रमण, ईरानियों का आक्रमण। पारसिक, ईरानी, हखामनी, ये उन्हें ही कहा गया है। और स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं आपसे उसी भारत पर हुए पहले विदेशी आक्रमण, पर्शियन इन्वेजन ऑफ इंडिया, भारत पर पारसिक आक्रमण पर बात करूंगा। और मुझे आशा है कि इस वीडियो में आपको काफी कुछ आपके काम का मिलेगा। आप ध्यान से इस वीडियो को देखें, सुने और पढ़ें। चलिए चलते हैं, पर्शियन इन्वेजन ऑफ इंडिया पर बात करते हैं। एक मैप आपके सामने है, यह है महाजनपदाज एंड जनपदाज 500 बीसी, 500 ईसा पूर्व के आसपास की जनपदों का एक टाइम है। और उसी टाइम में जो यहाँ पर ये पार्ट है, इस हिस्से में जो चल रहा था, उसके बारे में हम बात करेंगे। इन्वेजन ऑफ पर्सिया, पर्सिया एक्सपेंशन टुवर्ड्स इन सिंध। पर्सियन लोग भारत के सिंध नदी तक, सिंध प्रांत तक पहुंच चुके थे। ये एक बॉर्डर लाइन यहाँ पर देखें आप, ये पारसिकों की बॉर्डर लाइन मानी जाती है। कैसे कैसे, किस किस तरह से क्या हुआ, किन किन इतिहासकारों ने माना, इन पर हम आपसे बात करेंगे। On one side, many states and republics of India were merging into the state of Magad, and on other side, northwestern India, modern Pakistan, was facing various kinds of troubles. एक तरफ जहां मगध, ये मगध बहुत से राज्यों को मिलाता हुआ सेंटर बन गया, सभी राज्यों का केंद्र बन गया, साम्राज्य का केंद्र बन गया। वहीं दूसरी तरफ मॉडर्न पाकिस्तान, जो आज आधुनिक पाकिस्तान है, वो अलग संकटों से जूझ रहा था। In the first half of the 6th century BC, the northern region of the country was divided into many small states. The states of Kamboj, Gandhar and Madr were prominent. जहां पर छोटे छोटे बहुत से स्टेट थे, राज्य थे, और जिसमें ये मुख्य हैं, जैसे कम्बोज, गांधार, मद्र, ये सब छोटे छोटे। जैसे ये कम्बोज है,
गांधार है, आप यहाँ देखें, ये गांधार है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का जो महाजनपदों का मेरा वीडियो है, उसे आप ध्यान से देखेंगे तो ये सब चीजें वहां पर समझ में आ जाएंगी। ऐसे छोटे छोटे राज्य थे और दिस इंटायर एरिया वाज रिच बट वेरी अनऑर्गेनाइज्ड। ये बहुत ही संपन्न क्षेत्र थे, संपन्न एरिया था, लेकिन ये बहुत अनऑर्गेनाइज्ड थे, असंगठित रूप में रहते थे। और इस असंगठन का फायदा उठा करके विक्टिम ऑफ द शाहज राइजिंग इन पर्सिया, पर्सिया ईरान के शाहों का आक्रमण भारत पर हो गया। नेक्स्ट वीडियो में आप देखें साइरस, कुरुश इसको कहते हैं, कुरुश। डेट है 558 530 BC, यानी जो बिंबिसार का के आसपास का जो एरिया यहाँ पर मगध में चल रहा था, बिंबिसार जिस तरह से मगध का उत्कर्ष कर रहा था, उसी तरह से उत्तर पश्चिम भारत में, नॉर्थ वेस्ट में साइरस ने जो किया उसके बारे में आप देखें। साइरस या कुरुश द फाउंडर ऑफ द पर्शियन एम्पायर, ये पारसिक साम्राज्य का संस्थापक था। once started a campaign against India, उसने भारत के खिलाफ कैंपेन की अभियान किया, but later he had to postpone his plan and it is was the great difficulty that he could save his 7 companions and himself, but he got more success in valley of Kabul। कर इसने 7 बार कोशिश की लेकिन ये सफल नहीं हो सका और काबुल की घाटी तक इसको सफलता मिली, ये मानना है। और अकॉर्डिंग टू एरियन एक इतिहासकार हैं, ग्रीक हिस्टोरियन है, वो कहते हैं कि फ्रॉम द वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स सिंध के पश्चिमी जिले अप टू द रिवर कोफेन जो काबुल नदी है, सम इंडियन ट्राइब्स वी आर सेटल्ड, कुछ भारतीय काबुल नदी तक, कोफेन नदी तक रहते थे, हु वेयर कॉल्ड अस्टेनियंस अष्टक एंड असेनियंस अश्वक, वो अपने को अष्टक या अश्वक, एस्टेनियंस या एसेनियंस कहते थे। एरियन बताते हैं कि यहाँ पर कुछ लोग रहते थे काबुल नदी के आसपास जो अपने वो अष्टक और अश्वक कहते थे, जिन्हें अष्टक और अश्वक कहा जाता था। इनिशियली दीज पीपल बिकम सबसर्वेंट टू द असीरियंस एंड लेटर टू मेदीज एंड फाइनली टू पर्सिया, और कहते हैं यहाँ के लोग आगे जो दास के रूप में होते थे, असीरिया के दास के रूप में थे, फिर मेदियों के हुए और आगे चल करके पर्सिया के सर्वेंट के रूप में ये लोग रहने लगे। These people admired King Cyrus, ये साइरस को अपना राजा मानते थे, considered him the king of their country, और उसे अपने देश का राजा स्वीकार करते थे। ये लोग साइरस को अपने देश का राजा मानते थे, यानी इससे लगता है कि साइरस का भारतीयों पर प्रभाव शुरू हो गया था। डेरियस फर्स्ट, साइरस के बाद डेरियस फर्स्ट राजा हुआ। इन द बेहिस्तून इंस्क्रिप्शन ऑफ डेरियस फर्स्ट, ये बेहिस्तून अभिलेख है जो डेरियस फर्स्ट का है, और ये आप देखिए ये बेहिस्तून इंस्क्रिप्शन का ही एक फोटो यहाँ पर है, एक पिक्चर है इसकी, और यहाँ पर ये देखें, ये इंस्क्रिप्शन यहाँ पर ये लिखे हुए हैं, ये छोटी छोटी सारी बातें, ये आप देखें एक तरफ से सारे इंस्क्रिप्शन पट्टिकाओं पर लिखे हुए हैं और फिगर में जो बने हुए हैं, और ये पट्टिकाओं पर ये इंस्क्रिप्शन है, ये जो लिखे हुए हैं, ये आप देखें यहाँ पर ये बेहिस्तून इंस्क्रिप्शन। वो कहता है इंस्क्रिप्शन के अनुसार द पीपल ऑफ गांधार आर आल्सो कंसीडर्ड सिटीजन्स ऑफ द ईरानियन एम्पायर, बट इन दिस इंस्क्रिप्शन देयर वाज नो मेंशन ऑफ हिंदूज एनीवेयर। इंस्क्रिप्शन के अनुसार गांधार के लोग ईरानियन एम्पायर का, अपने को ईरानी साम्राज्य का नागरिक मानते थे, लेकिन इन दिस इंस्क्रिप्शन देयर वाज नो मेंशन ऑफ हिंदूज एनीवेयर, लेकिन इस पूरे इंस्क्रिप्शन में कहीं भी हिंदू शब्द का उल्लेख नहीं मिलता है। ये देखें इस इंस्क्रिप्शन में कहीं भी कह रहे हैं हिंदू शब्द का उल्लेख नहीं मिलता है। Their country is mentioned in the Hamdan inscription. The country is mentioned in the Hamdan inscription. हमदान इंस्क्रिप्शन में भी इस देश का उल्लेख है। इन इट along with the people of गांधार, जहां गांधार के लोगों को the people living in the Indus Valley, Hindus have also been called citizen of Persia, जो हिंदूज लोग जो इंडस वैली तक रहते थे उनको हिंदूज कहा जाता था, और वो अपने को पर्सिया का नागरिक मानते थे। ये हमदान इंस्क्रिप्शन से भी पता चलता है। ये बेहिस्तून इंस्क्रिप्शन डेरियस फर्स्ट का है, दारा प्रथम जिसको कहा गया। अ सिमिलर इंस्क्रिप्शन, एक इसी समय का एक अभिलेख और है, इज आल्सो फाउंड ऑन द टॉम्ब ऑफ डेरियस, जो डेरियस की कब्र पर मिला हुआ है, डेरियस के मकबरे पर मिला है। ये नाम है उसका नक्शे रुस्तम, आगे मैंने इंस्क्रिप्शन को दे रखा है नक्शे रुस्तम। फ्रॉम द दिस, वो भी उल्लेख करता है कि भारतीय जो वहां के लोग थे वो ईरानियों की जनता थे, ईरानियों के नागरिक थे।
ईरानी के प्रजा थे वो। From this, it can be assumed that the Indians were conquered between 519 BC and 513 BC, according to बेहिस्तान लेख। बेहिस्तान अभिलेख के अनुसार ये माना जा सकता है कि भारतीयों पर पारसिकों का जो अभियान था, जो कब्जा था, वो 519 से 513 ईसा पूर्व के आसपास रहा होगा। The basic facts of this victory have also been mentioned by the historian Herodotus। और एक जो मूल फैक्ट है वो महान इतिहासकार हेरोडोटस, जिन्हें फादर ऑफ हिस्ट्री भी कहा जाता है, इतिहास का जनक कहा जाता है, उन्होंने अपनी बुक हिस्टोरिका में जो दे रखा है वो लिखते हैं, इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ध्यान दीजिएगा। हिस्टोरिका में हेरोडोटस लिखते हैं, गांधार वाज द 7th प्रोविंस ऑफ द इरानियन एम्पायर एंड इंडिया वाज द 20th प्रोविंस। वो कहते हैं गांधार ईरानी साम्राज्य का 7वां राज्य था और भारत 20वां राज्य था, 20वां प्रांत था। ये हेरोडोटस ने अपनी बुक हिस्टोरिका में लिखा है, जिन्हें फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है, हेरोडोटस को। आगे देखें, ज़रक्सीज डेरियस फर्स्ट के बाद ज़रक्सीज राजा हुआ और इसका टाइम है 486 to 465 BC। ज़रक्सीज वाज द सन एंड सक्सेसर ऑफ डेरियस फर्स्ट। ज़रक्सीज डेरियस फर्स्ट का बेटा था और उसका उत्तराधिकारी हुआ। He also mentioned control over Indian land। उसने भी भारतीय भूमि पर अपना कब्जा बनाए रखा। गांधार एंड इंडिया were also represented in his large army। उसकी सेना में गांधार और भारत के लोग रिप्रेजेंट करते थे, सम्मिलित थे। अकॉर्डिंग टू हेरोडोटस, फिर हेरोडोटस कहता है कि उसका प्रमाण है कि सेना में भारतीय लोग शामिल थे। द सोल्जर्स ऑफ गांधार केप्ट बॉज एंड एरोज एंड स्मॉल स्पीयर्स। कहता है कि जो गांधार के सैनिक थे वो छोटे छोटे तीर, धनुष और भाले लेकर चलते थे। इंडियन सोल्जर्स और कॉटन यूनिफॉर्म, और वो सूती वस्त्र पहनते थे। ये हेरोडोटस बताते हैं कि ईरानी सेना में भारतीय लोग अपनी सेवा देते थे। Artaxerxes, after the death of Xerxes, the Iranian empire began to decline। अर्तजरक्सीस के टाइम में, जरक्सीस की मृत्यु के बाद अर्तजरक्सीस राजा हुआ और इसके टाइम में ईरानी एम्पायर का पतन शुरू हो गया। बट इफ अर्तजरक्सीस सेकेंड्स कोर्टियर टेसियस, अर्तजरक्सीस सेकेंड का जो दरबारी था इतिहासकार, वो टेसियस थे, द इरानियन टेसियस। अर्तजरक्सीस के दरबारी इतिहासकार थे। इरानियन एम्परर इन द 4th century BC is to be believed he used to receive valuable gifts from India। और टेसियस बताते हैं, टेसियस लिखते हैं कि ईरानी शासक, ईरानी साम्राज्य उस समय भारतीयों से महत्वपूर्ण गिफ्ट लेने में विश्वास करता था और गिफ्ट आदान प्रदान उस समय होता था। आप ये देखें, इस एक मैप है यहाँ पर, और इस मैप के जरिए आप आसानी समझेंगे कि भारत पर पारसिकों का साम्राज्य कहां तक था। ये आप देखें, ये इंडस रिवर है, ये इंडस है ये, और ये तक्षशिला यहां तक का प्रांत। और जो हेरोडोटस ने कहा कि गांधार और हिंदू इंडस के लोग उसमें शामिल थे, इससे इन सब इतिहासकारों की बातों से ये लगता है कि यहां तक पारसिकों का साम्राज्य था। पारसिक यहाँ तक अपना कब्जा बनाए रखने में सफल हो गए थे, चाहे वो एक सैनिकों को लेने के मामले में हो या अपना प्रांत बनाने के। ये हेरोडोटस और यूनानी लेखकों के अनुसार माना जा सकता है कि पारसिकों का साम्राज्य इस एरिया तक, जितना ये आप कलर में देख रहे हैं, इतना ये पारसिकों का साम्राज्य यहाँ तक हो चुका था। ये आप इतना एरिया देखें, ये पूरा एरिया ये पारसिकों के अंडर में था। ये हेरोडोटस आदि के अनुसार से रिसर्च निकलता है। आगे देखें, डेरियस थर्ड, ये नक्शे रुस्तम इंस्क्रिप्शन है जो पीछे बात हुई थी, जो डेरियस फर्स्ट के मकबरे पर है, और कहा जाता है कि डेरियस का फिगर होगा, मैं कंफर्म नहीं कर सकता, लेकिन माना जाता है कि डेरियस का चित्र है और इसमें ये इंस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, नक्शे रुस्तम का इंस्क्रिप्शन इसी को कहा जाता है। अर्तजरक्सीस डाइड इन अराउंड 358 BC। अर्तजरक्सीस की 358 ईसा पूर्व के आसपास मृत्यु हो गई। आफ्टर सम डेज डेरियस थर्ड कोडोमेनस, उसको कहते थे कोडोमेनास,
335 से 330 ईसा पूर्व तक उसने पारसी गद्दी पर, पारसिक साम्राज्य पर राज्य किया। दिस वाज द किंग अगेंस्ट होम किंग अलेक्जेंडर ऑफ मैसिडोन हैड अटैक्ड। उसके खिलाफ उसके टाइम में सिकंदर ने, मैसेडोनिया के शासक सिकंदर ने आक्रमण कर दिया। इन दिस वे मेनी बैटल्स टुक प्लेस, बहुत से जगहों पर युद्ध होता हुआ। इन विच द ईरानियन आर्मी वाज कंटिन्यूसली डिफीटेड, कई जगहों पर सिकंदर से डेरियस का युद्ध हुआ, पारसिकों का युद्ध हुआ, और लगातार ईरानी सेना लगातार सिकंदर की सेना से हारती रही। अलेक्जेंडर सुपरसेज हिज एनिमीज रीच्ड द प्लेन्स ऑफ बुमोडस रिवर नियर आरबेला, और कहते हैं इस तरह से ईरानी सेना को हराते हुए सिकंदर उन पर अपना प्रभाव जमाते, उन पर दबाव बनाते हुए आरबेला के मैदान में और बुमोडस नियर आरबेला के नजदीक बुमोडस रिवर के मैदान में, बुमोडस नदी थी उसके मैदानी एरिया में आ गया। और कहते हैं कि आरबेला के युद्ध में ही, बैटल ऑफ आरबेला जिसे कहा जाता है, आरबेला के युद्ध में ही अलेक्जेंडर ने डेरियस थर्ड को पराजित कर दिया, और यही इसी पराजय के बाद पारसिक साम्राज्य का अंत हो गया। सिकंदर ने पारसिक साम्राज्य को अपने साम्राज्य में मिला लिया। दिस टाइम the northwestern the influence of the Iranian Empire on India had significantly reduced, और इस समय तक उत्तर पश्चिम भारत ईरानियों के प्रभाव में था। ये सारा प्रभाव सिकंदर के पास आ गया, सिकंदर ने पारसिकों को हरा दिया और अब पूरा क्षेत्र सिकंदर के कब्जे में हो गया था। यानी आरबेला के युद्ध में सिकंदर ने डेरियस थर्ड को हरा करके पारसिक साम्राज्य प्राप्त कर लिया, और इसी के बाद सिकंदर भारतीयों की तरफ भारतीय अभियान करने का उत्सुक हो गया, भारतीय अभियान का उसने प्लान बनाया। स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स, अब इसके बाद हम देखेंगे कि सिकंदर ने पारसिकों पर अपनी जीत दर्ज करने के बाद फिर कैसे भारतीय अभियान किया, भारत की तरफ कैसे बढ़ा, और सिकंदर ने भारत में किस प्रकार से अपना प्रभाव जमाया, कैसे क्या किया, हम अगले वीडियो में इन्वेजन ऑफ अलेक्जेंडर, भारत सिकंदर का आक्रमण, उसमें इस बारे में पूरा डिटेल पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, मुझे पूरा विश्वास है कि इस वीडियो से आपको भारत पर पारसिक आक्रमण के बारे में काफी कुछ जानकारी मिल गई होगी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो निश्चित है कि वीडियो को लाइक करें, और मैं फिर एक बार कहूंगा कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि नए नए वीडियो के साथ मैं आपसे मिलूं और मेरा उत्साह भी बढ़ता रहे। ओके, थैंक यू, नमस्कार।